नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। क्लास नंबर जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 19वीं है। यदि इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूँ कि ऐसे ही हम 18 क्लासेज आपको और दे चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाइए और उन सभी 18 क्लासेज को भी अटेंड करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट और स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले आपको और भी इसके नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 3-4 क्लासेज हो चुकी है तो उनके भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखिएगा आप सारे। इन क्लासेज में जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। वर्ष 2021-22 के जब एग्ज़ाम हुए थे तो सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़कर जाना, आपके एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कई बार ये क्लासेज बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं। शेयर करने का काम आप करेंगे और आप यदि चैनल से खुद पहली बार जुड़े हैं तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही है। आइए, पहला सवाल आपके सामने है। वैसे तो टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन आज फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होगा यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सामान्य ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। एमीटर से बेस जंक्शन 1 कहलाता है और कलेक्टर से बेस जंक्शन 2 कहलाता है। एक ट्रांजिस्टर के यदि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तो हम इसे एक क्लोज स्विच की भांति मानते हैं और डी उत्तर आपको सही करना है। दोनों का इस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 रेजिस्टेंस होगा। वैसे हम इसे सैचुरेशन मोड बोलते हैं। दरअसल ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के जनरली हम 4 मोड काम में लेते हैं: फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ मोड। जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हो तो हम इसे सैचुरेशन मोड बोलते हैं और वैसे ये उपयोग में आता नहीं है। बेसिक ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में परिचालित किया जाता है तब वो एक बीजेटी और एम्पलीफायर के रूप में काम कर सकता है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस 0 या लो होता है, यानी या तो बहुत कम होता है या शून्य आदर्श अगर है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बंद स्विच की भांति है, क्योंकि बंद स्विच भी, बंद का मतलब ऑफ नहीं है, क्लोज है यहाँ पर। तो बंद स्विच भी क्या करता है, परिपथ में कोई किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं देता है। हाँ, अगर दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह भांति काम करता है और ऐसी सिचुएशन को हम कट ऑफ मोड बोलते हैं। एम्पलीफायर के रूप में जब हमें काम करवाना हो तो हम उसे एक्टिव क्षेत्र में परिचालित करते हैं जहाँ उसका पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही कंपटीशन वाले बच्चे अगर जुड़े हैं तो फिर उनके लिए तो एक तरह से पूरी ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली ही रिपीट हो गई। अभी डी उत्तर करके आना। आईटीआई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, निम्मी असाइनमेंट के ये क्वेश्चन है और सेम ऑप्शन आएंगे, इवन ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ करके उसका थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान रख लो ताकि पेपर में आते ही वो वहीं कर दो। ध्यान रखना, फॉरवर्ड रिवर्स पूछा होगा, कहीं चेंज कर दे और वो रिवर्स पूछ ले। अगला सवाल, ट्राइक मोटर कंट्रोल सर्किट में स्नैपर सर्किट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईएन तक सवाल ये पूछा जाता है। स्नैपर सर्किट भी बोल देते हैं और कई बार इसे ना डीवीडीटी प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब वोल्टेज के मान में परिवर्तन अगर होते हैं तो उसके कारण सर्किट में धारा चलती है। तो ये कहता है कि वोल्टेज में जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड से रिवर्स बायस में जाता है तो वोल्टेज में तो वेरिएशन आ रहा है। इस दौरान एक ट्राइक एससीआर के लिए भी होता है, अकेले ट्राइक के लिए नहीं है, ध्यान रखना। स्नैपर सर्किट एससीआर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये उसे ट्रिगर होने से बचाता है रिवर्स बायस में, यानी गलत ट्रिगरिंग से बचाव करता है। फॉल्स ट्रिगरिंग उसकी ना हो, ट्रांजिस्टर डैमेज ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। ट्राइक और एससीआर डैमेज ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उनको बचाता है, गलत ट्रिगरिंग से बचाव करता है। स्नैपर सर्किट भी बोलते हैं और डीवीडीटी प्रोटेक्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखो। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बिना इनपुट के भी आउटपुट पल्स दे सकता है। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ एक मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ हमने उसे इनपुट दिया
और यहाँ हमें वो आउटपुट दे रहा है और यहाँ से हमने डीसी बाइसिंग के लिए दे रखी है, तब तो है ये एम्पलीफायर। और अगर उसमें इनपुट नहीं है, डीसी है और आउटपुट है, तब वो कहलाता है ओसिलेटर। हालांकि खैर अभी तो आपको इसका डी उत्तर करना है कि बिना इनपुट के एसी सिग्नल प्रोवाइड करवाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम ओसिलेटर सर्किट बोलते हैं, दोलन परिपथ बोलते हैं। हालांकि दोलन का निर्माण कैसे हुआ, तो एम्पलीफायर को ही ओसिलेटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करते ही ओसिलेशंस की संख्या बढ़ जाती है एम्पलीफायर में, और उसी को नाम ओसिलेटर दिया है। यानी पॉजिटिव फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर ओसिलेटर ही है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। पेपरों में आ चुका है सवाल। एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक बिहेव लाइक। धनात्मक फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर किसकी भांति वर्क करता है? सिंपल सवाल। अगला सवाल, ओसिलेशन सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना का सही सूत्र क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो देखो अनुनाद बोलते किसे हैं, जहाँ XL और XC बराबर हो जाए। दरअसल ओसिलेटर में L और C प्रयुक्त एक सर्किट होता है जिसे टैंक सर्किट बोलते हैं, और ये सर्किट को ऑटो ट्यून करने के काम आता है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए होता है। LC टैंक सर्किट बोलते हैं। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √ LC, यानी इंडक्टर और कैपेसिटर का मान कितना है उससे निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पेपर जब देकर आओ तो हमें व्हाट्सएप पर बता ज़रूर देना कि आपके पेपर में आज कौन कौन से क्वेश्चन आए, और व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब के कवर पे मिल ही जाएंगे, चैनल का कवर फ़ोटो खोलिए उस पर है। सवाल देखो अगला, रिवर्स बायस में एक डायोड की चौड़ी बैरियर का कारण क्या है? देखो बैरियर क्या है, पहले तो जो हमारा एक पीएन होता है ना पदार्थ, तो उसका होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जहाँ मिलन होता है उसे जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, उसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। यहाँ आयन स्टेबल होते हैं और धारा का चालन इस पर नहीं होता, इसलिए इसे बैरियर बोलते हैं। धारा चालन के लिए इस बैरियर को तोड़ना जरूरी है। जैसे फॉरवर्ड में सिलिकॉन 0.7 वोल्ट पर और जर्मेनियम 0.1 से 0.3 के बीच में धारा का चालन शुरू कर देता है। तो वो कह रहा है कि रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड में अगर इतना है तो रिवर्स बायस में ये बैरियर और चौड़ा हो जाता है। इसका पीछे कारण क्या है? रिवर्स बायस दरअसल जुड़ता कैसे है? रिवर्स बायस ऐसे जुड़ता है कि P पदार्थ को बैटरी का नेगेटिव और N पदार्थ को बैटरी का पॉजिटिव, यानी P से N और N से P जोड़ देते हैं, वो कहलाता है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर चले जाते हैं। दरअसल बैरियर तब टूटता है जब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन का पुनर्मिलन होता है, रिकम्बिनेशन होता है। बाइपोलर धारा चालन कहलाता है ये, दो ध्रुवता के कारण धारा चली। और रिवर्स बायस में वो दोनों जंक्शन से दूर चले जाते हैं, और वो कहाँ आ जाते हैं? वो यहाँ आ जाते हैं, डी ऑप्शन में। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, डी ऑप्शन कर देना, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जो होता है ना, वो भौतिक रूप में एमीटर से बड़ा होता है। तो मैं आपको साइज़ के आधार पर एक बार ट्रांजिस्टर बताता हूँ। कलेक्टर सबसे बड़ा, एमीटर उससे छोटा, और बेस सबसे छोटा होता है। लेकिन वहीं अगर डोपिंग का क्वेश्चन आ जाए ना, तो डोपिंग एमीटर की सर्वाधिक होती है, कलेक्टर की उससे कम और बेस की सबसे कम। यानी बेस सबसे पतला भी होता है और डोपिंग भी सबसे कम होती है। भौतिक रूप से कलेक्टर बड़ा, डोपिंग में एमीटर की ज़्यादा डोपिंग। ठीक है, अब बात आती है कि कलेक्टर को हमने फिजिकली बड़ा क्यों रखा। दरअसल आउटपुट जो ली जाती है वो कलेक्टर से ही होती है, कलेक्टर करंट बोलते हैं उसको, है ना। और सबसे ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग उसी में से करंट फ्लो होती है, तो हम मानते हैं कि हीट डिसिपेट सबसे ज़्यादा वहीं होता है। तो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे वो ऑब्जर्व कर सके, हीट डिसिपेट करवा सके। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की सुरक्षा के लिए हीट सिंक काम में लेते हैं, तो वो हीट सिंक भी कलेक्टर सिरे के पे ही लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तर करके आना अभी कि इससे अधिक गर्मी को डिसिपेट करना पड़ता है। अगला सवाल देखो, अरे वेरी गुड, ये तो अगर आपने एक बार भी थ्योरी पढ़ ली हो ना, तो इस क्वेश्चन का तो पढ़ते ही आंसर कर दोगे। ट्रांजिस्टर निर्माण की विधियों के नाम दिए हैं सिर्फ, क्या कह रहे हैं? पॉइंट कॉन्टैक्ट मेथड, विकसित यानी ग्रोन मेथड, डिफ्यूजन यानी विसरण मेथड,
और मिश्र धातु जंक्शन, ये सब तरीके हैं ट्रांजिस्टर को बनाने के, और हम सबसे ज़्यादा पॉइंट कॉन्टेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे P और N को मिला करके हमने PN डायोड बनाया था, जैसे PNP को मिला करके ट्रांजिस्टर बनाया था, तो पॉइंट कॉन्टेक्ट मेथड है। डायोड बनाने की भी विधियाँ हैं ये, डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। अगला सवाल देखो, FET का एप्लीकेशन पूछा है। पहले तो पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो फिर ऑप्शन ही देखो ये रहा, वोल्टेज नियंत्रित युक्तियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ और अलग बात याद रखना चाहो तो ध्यान रखना, यूनिपोलर डिवाइस है। क्या है? यूनिपोलर डिवाइस है। हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है? उच्च होता है। वहीं अगर आपसे BJT की तुलना करवा दी जाए, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान रखना। करंट कंट्रोल डिवाइस के साथ में ध्यान रखना, नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो बाईपोलर डिवाइस है, और लो इनपुट इम्पीडेंस है। लो इनपुट इम्पीडेंस क्यों है? क्योंकि इसका इनपुट वाला पहला जंक्शन फॉरवर्ड में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो अभी आपको डी उत्तर करना है, ए उत्तर करना है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है FET, पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है जी। अगला सवाल UJT के बारे में। पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यानी एक PN जंक्शन होता है। 3 सिरे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन कलेक्टर नाम का सिरा नहीं होता। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? एमीटर और 2 बेस होते हैं, बेस 1 बेस 2। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम में आ चुका है। JENS के लिए पूछे जाते हैं, यानी BTech वाले बच्चों से, डिप्लोमा वाले बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, और आपके ITI पेपर में भी आएगा। अब देखो, सेकंड ईयर पास कर लोगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी पड़ेगी। भर्तियों में आजकल पूरा कंपटीशन है। तो अब ये खैर ITI करो। हिंदी में बोलते हैं विश्रांति दोलितर। क्या बोलते हैं? विश्रांति दोलितर इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ए ऑप्शन सही कर देना, UJT का इस्तेमाल के रूप में जी। अगला सवाल N चैनल FET के बारे में। देखो, पहले तो ये बताऊं कि FET के 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं JFET, पूरा नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरे को बोलते हैं MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आगे ये 2 प्रकार के होते हैं, N चैनल और P चैनल। N चैनल P चैनल का मतलब क्या है? दरअसल FET मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन या होल के कारण धारा चलती है, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन से नहीं, जैसा कि BJT में होता है वो नहीं। तो ये यूनिपोलर डिवाइस है। और ध्यान रखना, जो चैनल होता है ना, उस चैनल में जैसे N है ना, तो अब ड्रेन से सोर्स की ओर, सोर्स से ड्रेन की ओर, यानी सोर्स से निकल रहा है, ड्रेन मतलब खाली हो रहा है। क्या खाली हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो फिर धारा कैसे चल रही है? ड्रेन से सोर्स की ओर, ठीक है। गेट सिरा हमेशा रिवर्स बाइस होता है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। लेकिन अब धारा इधर चल रही है तो हम तो ये मानेंगे ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आया है कि नहीं। तो नेगेटिव यहाँ है सोर्स पे, और नेगेटिव इसको भी देना है। डी उत्तर करना। गेट आर रिवर्स बाइस विद सोर्स। सोर्स को भी रिवर्स बाइस करना है, गेट को भी रिवर्स बाइस करना है, ठीक है। P चैनल अगर होता ना तो वो ड्रेन के साथ रिवर्स बाइस हो जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा मल्टी वाइब्रेटर ऐसा है जो दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? ये क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आएगा, इंग्लिश पढ़ो। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है रिपीटेटिव? रिपीटेटिव का मतलब होता है बारंबार। पल्स वेव फॉर्म आउटपुट, यानी अपनी एक वेव पल्स उसने आउटपुट में दे दी, फिर उसी को रिपीट करता जा रहा है, फिर रिपीट करता जा रहा है, फिर रिपीट करता जा रहा है, मतलब कहीं रुका नहीं, मतलब कहीं स्टेबल नहीं हुआ। दरअसल मल्टी वाइब्रेटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार एस्टेबल। एस्टेबल को बोलते हैं अस्थिर, कभी स्थिर नहीं होता है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहे हैं कि रिपीटेटिव दे रहा है भैया, स्थिर नहीं हुआ, तो क्वेश्चन का आंसर तो ए ही होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, बाई स्टेबल में 2 स्थिर अवस्था होती है, सेम एज फ्लिप फ्लॉप। कंपटीशन वाले प्रिय विद्यार्थियों,
सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन फ्लिप फ्लॉप की भांति कार्य करता है, क्या उत्तर करके आओगे? अगर मेरा सवाल हो कि फ्लिप फ्लॉप की भांति कौन काम करता है और यही चारों ऑप्शन हो तो क्या करके आओगे? यस, फ्लिप फ्लॉप पे में तो दो ही होती है, या तो फ्लिप करेगा या फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप मतलब आउटपुट नहीं दी, फ्लिप मतलब आउटपुट दे दी। समझ रहे हैं? और उसके बाद है वन शॉट मल्टीप्लाइवेटर नहीं होता है, मोनो स्टेबल होता है। मोनो का मतलब होता है एकल, जिसे हम एक का अधिकार बोलते हैं ना, मोनोपोली बोलते हैं जैसे। तो अभी आईटी वाले बच्चों को ए करके आना है, बाकी बच्चे समझ गए होंगे और हम क्या बोलना चाह रहे थे। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 2 क्लास में पूरे करवा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, चलने देंगे, क्या है। तो पेपर तक आपको 10 जुलाई से पेपर स्टार्ट है तो काम ही आएंगे, ठीक है। अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर करना है। सवाल देखो, एक ट्रांजिस्टर में आधार के बारे में बताइए क्या गुण है, रिपीट करके आए हैं। सबसे कम डोपिंग, भौतिक रूप से भी सबसे पतला, सबसे कम डोपिंग और सबसे पतला भी है भौतिक रूप से। ए उत्तर सही करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRO पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। विजुअल प्रेजेंटेशन किसी क्वांटिटी का देता है, फ्रिक्वेंसी नापता है, टाइम पीरियड नापता है, वोल्टेज नापता है। AC में पीक टू पीक और DC में सिंपल वोल्टेज नापता है। इसमें टाइम बेस कंट्रोल एक नॉब होती है, उसका काम क्या है? दरअसल ये जो आपकी स्वीप स्पीड होती है ना, उसको सेलेक्ट करने के काम आता है कि आपको जो स्वीप स्पीड है, विजुअल प्रेजेंटेशन है वेव का, वो किस स्पीड से देखना है, स्लो मोशन में, स्पीड, राइट। ए उत्तर सही करके आ जाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आपको एक ट्रांजिस्टर हमने दिखाया है, इसका उपयोग बता दीजिए क्या है। देखो, ऑसिलेटर के रूप में इस्तेमाल करें तो टैंक सर्किट दिखाना चाहिए। मॉड्यूलेशन इससे हम करवाते नहीं, और एम्पलीफिकेशन के लिए इसमें बेस को ग्राउंड करके सप्लाई दिखा दें। अभी इसने ये देखो, तीर का निशान है, एमीटर सिरा हो गया, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एमीटर कलेक्टर 2 ही सिरों को यूज किया है तो इनको बोलते हैं ऑन ऑफ टर्मिनल, और ऑन ऑफ टर्मिनल होता है स्विचिंग। पेपर में उल्टा सवाल आएगा कि जब स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑन ऑफ सिरे कौन से होते हैं? एमीटर और कलेक्टर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए करना है, स्विचिंग टर्मिनल आपका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट सवाल, SCR में किस क्वाड्रेंट में रिवर्स वाइस में भारी करंट देता है? देखो, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की VI करेक्टरिस्टिक पता है तो आप सिंपल आंसर दे पाएंगे। फॉरवर्ड में धारा यूँ चलती है ऐसे, और वो सर्किट से कंट्रोल होती है, लेकिन रिवर्स में पहले तो कुछ नहीं होता है और जैसे ही एवलांच से ब्रेक डाउन होता है उसके बाद धारा तीव्रता से बढ़ती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। रिवर्स वाइस में करंट कहाँ फ्लो हो रही है? तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरा चतुर्थांश इसका ऑप्शन कर देना, बी उत्तर आपका यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही करवाएंगे। एक क्लास इसकी और लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। आज यही रोकेंगे क्लास। मैं निवेदन करूंगा, लाइक वाला बटन एक बार दबा दीजिए, नहीं दबाया तो, और चैनल सब्सक्राइब आप कर लीजिए। अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत धन्यवाद।